हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SWS सर में स्वागत है। आप सभी को जो है सेट नंबर 1 2023 822 डीबी का जो है अंसार हल करवाने वाले हैं बेटा। अंसार क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हम खंड आ बहुविकल्पीय क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपके स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसमें दो पूर्णांक दिया गया है। पूर्णांक है आपके, पूर्णांक है ए तथा पूर्णांक बी, दो पूर्णांक है। ठीक है, यानी प्रथम संख्या हम कह सकते हैं इसको। चलिए हम करते हैं काम। प्रथम संख्या बराबर ए तथा द्वितीय संख्या बराबर मान लेते हैं बी, उसमें मतलब दिया है। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र लगाना है बेटा, जो कि होता है लासा, चूंकि लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा दोनों एक ही चीज है। ठीक है, फिर दोनों संख्याओं का गुणा, मतलब कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, द्वितीय यानी दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या हमारी क्या है ए और दूसरी संख्या क्या है बी। तो लासा, तो लासा को हम लिखते हैं LCM। ठीक, किसका लासा भाई? ए और बी का, इसलिए LCM ब्रैकेट में क्या लिखते हैं HCF। किस चीज का मासा है? ए और बी का मासा। तो ए कामा बी बराबर क्या? प्रथम संख्या है ए गुणे द्वितीय संख्या क्या है बी, यहां पर रख देंगे बी। तो आप देखिए किस ऑप्शन से मिल रहा है, इसमें से आपका डी ऑप्शन से। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, क्योंकि सूत्र के अनुसार आपका किस ऑप्शन से मिल रहा है? डी ऑप्शन से मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का भागफल होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, बी ऑप्शन है अपरमेय संख्या और सी ऑप्शन है परमेय संख्या तथा डी ऑप्शन है पूर्ण संख्या। तो देखिए, जब एक परमेय संख्या होती है, जब एक परमेय संख्या होती है और एक अपरमेय संख्या होती है, तो उन दोनों का गुणा या भाग सदैव क्या होता है? अपरमेय होता है। क्यों? जैसे देखिए दो क्या है, दो गिनती आपकी क्या है? अपरमेय संख्या, सॉरी परमेय संख्या। क्या है? परमेय संख्या। और जैसे कि गुणा करा दिया जाए √3 से या √2 से या कुछ भी, ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में पढ़े हैं ना, पढ़े हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 2/1 लिखा जा सकता है ना। ठीक, और √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि 2/1 हो सकता, तो क्या सर √3/1 नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, लेकिन आपको सिर्फ p चाहिए, √p/q क्यों नहीं बोला है, ध्यान रखना ये बात को। ठीक है, तो क्या है? एक परमेय जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और एक अपरमेय है यानी √3 जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का हमेशा गुणा क्या होता है? अपरमेय होता है। क्या होता है बेटा? अपरमेय होता है। इसलिए आंसर आपका कौन सा सही होगा? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि यम बराबर 5 तथा यम बराबर यम प्लस 7, ठीक है, तब इतना हो, तब इसका किसका √m² प्लस n² का मान पूछा है। तो देखिए बेटा, जो आपको दिया गया है सबसे पहले उसको देखते हैं। दिया है आपको क्या, यहीं से हल करते हैं। दिया है यम बराबर 5, ठीक, तथा
इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। फिर उसके बाद n बराबर m प्लस 7। तो आप ही बताइए कि m बराबर 5 दिया है ना, तो हम n बराबर m की जगह पे लिख सकते हैं 5 और प्लस 7। तो n बराबर क्या आएगा, 7 5 12, यानी आपका ये दो मान मालूम हो गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। m बराबर 5 और n बराबर क्या आ गया 7। अब हम उसका मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे तब अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो देखिए बेटा, अंडर रूट m स्क्वायर मतलब m का मान कितना है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर प्लस n का मान क्या है 12, यहाँ पर हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का वर्ग होता है 25 और प्लस 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है, 12 का वर्ग 144। तो अंडर रूट, फिर से लिखते हैं अंडर रूट 25 और 144 जोड़ने पर कितना आता है, देखिए 5 और 4 9, 2 और 4 6 और उसमें एक बच गया, एक लिख देंगे, तो कितना आया 169। अंडर रूट 169, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, तो 169 का वर्गमूल कितना होगा भाई, होगा इसका 13। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सही होगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कि किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी। ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन बी क्या है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित। तो देखिए कोई जो संख्या होती है उसकी अगर हम समतुल्य संख्या लिखना चाहें तो अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 2/3, इसका हमको समतुल्य में क्या होता है कि जैसे ये 2/3 लिखा है ना, तो ये संख्या किससे गुणा हो रही है, लगभग 1 से, ठीक। अगली बार क्या करेंगे, 2/3 को हम 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों गुणा होगा, ध्यान रखना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 एक नम 2 हो गया, बटे 3 एक नम 3, ये इतना ही रहेगा। और अगली बार क्या होगा, 2 दूनी 4 और बटे 3 दूनी 6, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, 2/3 लिखकर ऊपर नीचे क्या 2 से किया, तो फिर हम कर सकते हैं किससे, 3 से ऊपर नीचे, ठीक। तो 2 3 6 और 3 3 का 9। ऐसे करते करते हम अनंत यानी अनंत संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। किसके, 2/3 के हम समतुल्य अनंत संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि डी में बोला है अपरिभाषित, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, अपरिभाषित मतलब अनंत, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दो रैखिक समीकरण है ये, ठीक है। यदि बोला है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है रेखाएं समांतर, ऑप्शन बी है रेखाएं समानुपाती, मतलब संपाती मतलब क्या होता है समानुपात में, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा था उसमें दो समीकरण थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना 0। तब इसमें हमको बताया गया है कि ऑप्शन दिए हैं सभी, उसमें बताया है कि रेखाएं संपाती होंगी या रेखाएं समांतर होंगी या रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है इसमें एक मान दिया है कि यदि करके दिया गया है इस क्वेश्चन में, आप देखेंगे क्वेश्चन में ध्यान से, तो उसमें यदि करके दिया गया है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर कितना c1 बटा c2। तो देखिए ये मतलब ये सिस्टम कब लागू होता है, ये नियम कब लागू होता है, जब क्या होता है कि उसके a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये कब होता है, ये कौन सा हल रखता है, ये अनंत हल रखता है। क्या रखता है, अनंत हल रखता है, या हम कह सकते हैं अपरिमित हल रखता है। किसका, अपरिमित हल रख सकता है, ठीक है। ये कब होता है, जब दोनों रेखाएं समान अनुपात में होती हैं, तभी ऐसा नियम सिद्ध हो जाता है, मतलब तभी ऐसा हो पाता है कि जब दो रेखाएं आपस में समान अनुपात में होती हैं, तभी इसका अनंत हल होता है, अपरिमित हल होता है। तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, यही लगाते हैं। और क्वेश्चन में यही करके दिया गया है कि यदि इतना बराबर इतना हो,
तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा। क्या कि रेखाएं क्या है? समानुपाती है। रेखाएं क्या है आपकी? समानुपाती है, नहीं समपाती। ठीक है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 63 और ऑप्शन डी 84। इन सभी संख्याओं में से बताना होगा कि किस संख्या का 1/3 भाग किसके 21 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको संख्या मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं माना। हम करते वक्त लिखते हैं क्या कि माना वह, सॉरी ये जो है मार्कर नीला वाला क्योंकि थोड़ा सा एक कम हो गया है तो काला से लिख रहे हैं। ठीक है, माना वह संख्या बराबर x। ठीक, अब लिखते हैं प्रश्न। मैंने वो संख्या मान लूंगी, क्या क्या मान लिया भाई? वो संख्या मान लिया हमने x। तो इसमें प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3, तो मैंने माना वो संख्या x है, तो x का 1/3 मतलब होता है x का मतलब बुरे, और 1/3 मतलब 1/3 किसके बराबर है भैया? 21 के बराबर है। तब क्या होगा कि x हम रोक लेंगे और 1/3 बुरे में तो उस साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? भाग में हो जाएगा 1/3। अब x बराबर भाग का भिन्न का भाग का नियम क्या होता है कि बायां पक्ष जो होता है वैसे रहेगा और दायां पक्ष क्या होगा? भाग बुरे में बदल जाएगा और 3 ऊपर और 1 नीचे। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 63/1 नहीं लिखा जाता है। आपका आंसर यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं बेटा कैसे हल होगा। देखिए आपका जो है समीकरण दिया गया है, समीकरण है आपका, समीकरण क्या है बेटा? थोड़ा बताइएगा, समीकरण क्या है? x² है, क्या है? x² + 2x - p। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया गया है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं fx या px। तो हमने लिख दिया fx बराबर क्या? x² + 2x - p, इतना आपको दिया है। और एक चीज दिया है क्या कि इसका जो मूल है वो कितना है? -2। तो मूल क्या होता है भाई? मूल होता है x का ऐसा मान जिसको समीकरण या बहुपद में रखने से जो दिया गया समीकरण वो किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। मूल मतलब शून्य। शून्य किसे कहते हैं हमने बताया था ना अगली वीडियो में। जो नहीं जानते हैं वो अगले वीडियो देख लीजिए बेटा, उसमें हमने मूल और शून्य के बारे में बताया है। फिलहाल आप यहाँ पर यही समझ लीजिए कि मूल या शून्य किसे कहते हैं? जो x का मान होता है वही इसमें रखने से अगर इसका मान 0 हो जाए, जो दिया गया समीकरण या बहुपद होता है, तो उसे शून्य कहते हैं या मूल कहते हैं। ठीक, दोनों एक ही चीज है, शून्य का मूल। अब देखिए मूल कितना है भाई? मूल बताया है कि -2। तो मूल मतलब कि x का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर जो fx है यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम x का मान क्या रख देंगे भाई? -2 और बराबर कितना? ये हमने रख दिया 2 बराबर कितना? x² मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 2x मतलब 2 × x का मान कितना? 2 बराबर -p। और इसके बराबर क्या हो जाएगा जब मूल रखेंगे? तब जब मूल रखेंगे तो जो बहुपद या समीकरण दिया होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं बेटा। अब ये -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? +4, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है ना, और 2 का वर्ग 4। और देखिए प्लस और माइनस से गुणा, -2 दूनी 4 -p बराबर 0। एक मिनट यहाँ गलती हो गया बेटा, 2 दूनी 4 होगा, हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा? इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, फिर समझ लीजिए कि 4 से 4 घट गया, बचा कितना? -p बराबर 0। अब इस माइनस को हम चाहें तो उस साइड भेज देंगे तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए कि माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो माइनस प्लस हो जाएगा। और 0 को चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, वो ना तो ऋणात्मक होता है और हमेशा धनात्मक नहीं रहेगा। ठीक है, तो p बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? ऑप्शन ए आपका सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज होंगे, कौन से त्रिभुज होंगे? समबाहु त्रिभुज होंगे या विषमबाहु त्रिभुज या समरूप त्रिभुज। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है कि उनके त्रिभुजों के क्षेत्र, द्वि त्रिभुज हैं, बोल रहा है दो त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इनका दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है, ये मान लो त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज पीक्यूआर मान लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तब ये कौन सा त्रिभुज माना जाएगा? ये दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज माने जाएंगे? तो ऐसा तभी संभव बेटा जब दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप। क्या होंगे? समरूप होंगे। तो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, आपका ऑप्शन सही है इसमें सी, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों जब क्या होंगे? समरूप होंगे, तभी आपका ये दोनों जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन त्रिभुजों के भुजाओं क्षेत्रफलों का अनुपात और इनकी भुजाओं का अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये ऐसा तभी संभव होगा जब आपका त्रिभुज क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। तो यही आपका ऑप्शन सही है, ये वाला समरूप, ठीक है। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है बेटा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित यौन बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन ए 0, -7, ऑप्शन बी -7, 0, ऑप्शन सी 7, 0 और ऑप्शन डी 7, 7। ये आपको बताने हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि दो बिंदु दिए गए हैं, तो लिख देते हैं यहां पर बेटा, माना दो बिंदु, एक बिंदु मान लेते हैं ए का निर्देशांक 2, -5, -2, 9, ठीक है बेटा। ये दो बिंदु हो गए और इसको बताया है कि कोई एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है। अक्षांश पढ़े ना निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, उसमें क्या होता है? ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, इधर x प्लस में होता है, इधर x माइनस में, इधर y माइनस में, ये डैश यानी y डैश यानी y माइनस में, ठीक है। तो उसमें बोला है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु को हम मान लेते हैं तथा वह बिंदु कितना? P बिंदु। क्या है? P बिंदु। तो उस पे बताया है भाई कि उसका जो बिंदु है x अक्ष पर है, ठीक है। तो उसमें समदूरस्थ, इसी P बिंदु से समदूरस्थ हमको मालूम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, तथा एक बिंदु क्या बन जाएगा? देखिए जब P बिंदु x अक्ष पर बताया है, x अक्ष पर है, तो x का मान x होगा और y का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो बोला है कि x अक्ष पर ही वह बिंदु स्थित है, यानी x का कोई भी मान हो सकता है, x के किसी भी मतलब बिंदु पर वो स्थित हो सकता है ये बिंदु। तो इसलिए x का मान x रख दिया गया। x मतलब यहाँ पर कुछ भी मान रखा जा सकता है। और y का मान 0 क्यों रखा गया? क्योंकि जब x अक्ष पे बताया है तो y अक्ष पे जाना ही नहीं है, ठीक है। y अक्ष पे जाना ही नहीं है, इसीलिए x का मान 0 हो गया, ठीक। चलिए अब इसको हल करते हैं बेटा। तो समदूरस्थ मतलब कि जैसे एक बिंदु a है और एक बिंदु b, ठीक। तो इससे P बिंदु से दूरी देखिए, तो इससे क्या होगा कि A से P तक की दूरी निकालेंगे और B से P तक की दूरी निकालेंगे। अब इन दोनों की दूरियां क्या है? बराबर होंगी, तभी इसका जो है निर्देशांक निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम A बिंदु का P बिंदु से मतलब दूरी निकालते हैं, AP वाला, और फिर B बिंदु से P बिंदु का दूरी निकालेंगे, BP, ठीक है। तो क्या करेंगे? प्रश्नानुसार AP बराबर, तो देखिए दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको x2 कर लीजिए और इसको x1, इसमें भी हो सकता है। क्या? y2 माइनस कितना? y1, या चाहे x1 - x2 रखो, चाहे x2 - x1 रखो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे? √, अब x2 क्या है भाई? तो ये दूसरा बिंदु ये माना गया है, पहला बिंदु ये माना गया और दूसरा बिंदु P माना गया, ठीक है। तो इसलिए x2 जो होगा इस P बिंदु में हमें देखना है। तो x2 की जगह पे x है माइनस x1 आपका क्या है भाई? ये बिंदु लिए ना उसके साथ में, तो ये बिंदु का x1 क्या है? 2, तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस y2, तो इस P बिंदु पे y2 क्या है? 0 है, तो यहाँ पर रख देंगे 0 माइनस y1, तो y1 क्या है? -5, पहले से ही माइनस है तो माइनस का गुणा
प्लस, यानी प्लस 0.5 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। प्लस कैसे हुआ? क्योंकि माइनस y1 चाहिए, तो माइनस तो सूत्र इसमें सूत्र में ही है और y1 भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा ना, और 5 का वर्ग क्या होगा? 25। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया? a से p तक की दूरी निकल के आ गई। ठीक है, पुनः अब हम निकालेंगे bp। क्या निकालेंगे? bp, यानी b से बिंदु p तक की दूरी निकालेंगे। तो उसके लिए भी सूत्र लगाएंगे, bp बराबर अंडर रूट। अब देखिए सूत्र वहां पर लिखा है ही, उसी के अनुसार इसमें रख लेते हैं। उसमें बोला x2, तो देखिए दूसरा बिंदु हमने कौन सा लिया? p लिया है, तो इसमें x2 क्या है? फिर x है और माइनस x1 उसी के सूत्र से लगाएंगे, क्योंकि दूरी का सूत्र सेम होता है ना, वैसे ही रहेगा इसमें भी। तो x1 क्या है उसमें पहले वाले में, क्योंकि b के साथ लिया था तो उसमें x1 क्या है? -2। और देखिए माइनस सूत्र में था तो वहां पर भी माइनस है, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 2। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 आपके पास क्या है? t बिंदु में 0 और माइनस यहाँ पे y1 क्या है? 9, तो यहाँ पर रख देंगे 9। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब देखिए bp बराबर अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर जब करोगे बेटा, तो फिलहाल अभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका जो है आगे बताएंगे कैसे यही पर हो जाएगा, इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। प्लस कितना? 0 और 9 जोड़ेंगे तो चाहे 0 को घटाओ चाहे जोड़ो, आंसर 0 जिसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे वो ऐसे ही रहेगा। तो -9 आंसर आएगा इसका 0 घटाने पर। तो -9 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस और 9 9 81। अब bp बराबर अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर। एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने दो, आपको क्या bp बराबर आ गया। ठीक है, चलते हैं पुनः। चूंकि हमको दिया गया है ना भाई कि दो बिंदु हैं a और b, वो p से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ap वाली दूरी bp वाली दूरी के बराबर होगा, मतलब ap बराबर bp। तो ap का आंसर क्या भाई? ap वाली दूरी क्या है? ap वाली दूरी निकली थी अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको समीकरण नाम दे दीजिए। इसका समीकरण नंबर 1 हो गया और इसको हम किए तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में देखा हमने ab बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट लगा करके। ठीक है, और bp बराबर कितना निकला है? अंडर रूट x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस 81। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? इन दोनों का रूट जो है ऊपर से खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर यहां पर आ जाएगा क्या? x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 81। यही तो था। तो क्या होगा? वर्ग होने पर रूट हट जाएगा और अंदर जो था वो बच गया। ठीक है बेटा, अब क्या होगा? ये स्क्वायर वाले सिस्टम एक साइड कर लीजिए और इसका तोड़ कर लीजिए, इधर लाने के बाद फिर ये और अच्छा रहेगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस से इधर आएगा माइनस, कितना हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर की उस साइड में 81 है ही, प्लस से इधर जाएगा, उधर हो जाएगा क्या? माइनस का 25। अब देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसमें चाहे तोड़ लो और चाहे इसको बना लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ते हैं। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a ब्रैकेट में a माइनस b, a यानी x माइनस 2 माइनस b क्या है? x प्लस 2 है, तो उसमें जब माइनस आगे लगा दिया ना तो इसका दोनों का निशान चेंज हो जाएगा, माइनस x और माइनस 2 हो गया ना, ये a माइनस b। और दूसरे ब्रैकेट में a यानी x माइनस 2 और प्लस b यानी जब प्लस लगा रहेगा आगे तो b जैसा था वैसा ही रहेगा, x प्लस 2। ठीक, और बराबर कितना? 81 से 25 घटाइए, कितना बचेगा? 11 से 5 गई 6 और यहाँ पर बचा 7, 7 से 2 गई 5, 56 बच गया। कितना बच गया? 56 बच गया। अब देखिए इसमें प्लस x और माइनस x कट गया, तो माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और इसमें -2 और +2 कट गया यानी घट गया। कितना बचा? x कितना हो गया? 2x बराबर
56, ठीक है। अब क्या होगा, इसे 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये कट गया 4 से, तो ये -1 और +2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 3 -2x बराबर कितना 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो x का नाम x यानी -x बराबर कितना 7। अब इससे माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा और बराबर में +7 था वो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान आपको पता हो गया, यानी अतः जो हमारा उस बिंदु का निर्देशांक बनेगा क्या बनेगा भाई, यही पर रख देते हैं, इसे P बिंदु है। अब x का मान 0 था तो x का मान हमें पता हो गया कितना -7, 0, तो अतः आपका ऑप्शन जो होगा -7, 0 होगा। ये किस ऑप्शन पे है, ये किस ऑप्शन पे है, ये ऑप्शन है आपका बी नंबर, ठीक है, -7, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, बोल रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ये है कोण B बड़ा है इससे कोण C से, और ऑप्शन बी है कि कोण B बड़ा है कोण C से, सॉरी कोण B से बड़ा है कोण C, और ऑप्शन सी में दिया है कि कोण B जो होगा वो बराबर होगा किससे, कोण C के, ठीक है। और ऑप्शन डी में दिया है कि कोण B से बड़ा होगा कोण C और बराबर होगा, ठीक है। तो आपको इन ऑप्शनों में से चुनना है। तो पहले देखिए उसमें जो त्रिभुज बताया गया है वो त्रिभुज को बताया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ABC। इसमें उसने बताया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके बाद बताया है कि AB भुजा समान है किसके, AC की। तो अगर देखिए जब दो त्रिभुज दिए होते हैं उसमें, सॉरी एक त्रिभुज जो दिया होता है उसमें अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने की ये जो कोण होते हैं ये वाले, ठीक है, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें दिया हो क्या, कोण B बराबर कोण C, तो यानी आपका ऑप्शन जो है सत्य होगा C नंबर, ठीक है। बस चलिए बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए हैं, अगला पार्ट 2 में मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर के बाद उसमें क्वेश्चन हल कराएंगे, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं ताकि अच्छे से समझिए और आपको जो है पढ़ने में वीडियो में ऊब ना लगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।